लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब मेरे चैनल पे आए हो तो कुछ सीख के ही जाओगे। तो इस बार मैं आपको कुछ नया टॉपिक लाई हूँ इस वीडियो में। तो 2025 है, तो आप 2025 में फ्लिपकार्ट मीशो पे सेलर कैसे बन सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आएगी लेकिन इसका सलूशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ इस वीडियो में कि मैं कैसे प्रॉब्लम फेस की और कैसे मैंने सलूशन निकाला। आप सब जो न्यू सेलर हो उन सबको भी प्रॉब्लम आएगी कि आगे चलकर आप लोग चाहोगे कि जॉब करूं या बिजनेस, लेकिन आप दोनों ही कर सकते हो। लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक तरफ से अर्निंग भी कर सकते हो, दूसरी तरफ से बिजनेस स्टार्ट भी। लेकिन किस तरह से ये सब करोगे ये सब मैं अपने वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। 2025 में ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है, तो आज आप देख सकते हैं पूरे भारत में पूरे बिजनेस जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पूरे मार्केट में फ्लिपकार्ट और मीशो पे अपना सामान बेच रही है। आप भी अपना सामान बेच सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये सब काम कैसे स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं मैं भी सामान बेचती हूँ। किस तरह से बेचती हूँ आप सबको तो पता चल ही गया होगा, मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी हूँ। लेकिन ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बहुत लोगों की कहानी है जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ये तो थी मेरी छोटी सी कहानी, लेकिन जो बड़े बड़े पोस्ट पे कर रहे हो उनकी भी बहुत कहानी है। तो ये तो सिर्फ मेरी कहानी है। मैं अपने ऑर्डर चेक करती हूँ, मैं फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर आते हैं मैं उसको पास करती हूँ और लेबर निकालती हूँ। उसके बाद मैं प्रोडक्ट पैक करती हूँ, फिर मैं उसके बाद डिस्पैच करवा देती हूँ। तो मैं फ्लिपकार्ट और मीशो से भी अर्निंग कर रही हूँ और मैं अपना प्रॉफिट भी निकाल लेती हूँ। आप सबको मैंने वीडियो बना के दिखाई थी। अगर आप भी करना चाहते हो, न्यू सेलर बनना चाहते हो 2025 में और अर्निंग करना चाहते हो, तो इस तरह से आप कमा सकते हो और आपको ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो 2025 में ई कॉमर्स बिजनेस में शामिल हो सकते हो और वो किस तरह से, तो मेरी वीडियो से आपको पता चलेगा। आपने जीएसटी कैसे अप्लाई किया, किसने आपकी मदद की, तो मैं आप बताना चाहती हूँ कि मैंने सीए से जीएसटी बनाई। सीए ने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे तो मैंने डॉक्यूमेंट दी। वो डॉक्यूमेंट था पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एड्रेस प्रूफ के लिए और फर्म का नाम और कुछ प्रोडक्ट के नाम। ये सब बताने के बाद सीए ने मेरा जीएसटी अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने के बाद तो मैंने सीए को कुछ कहा कि अगर आपको जितना भी फीस चाहिए आप लीजिए, लेकिन मेरा जीएसटी बना के दीजिए कैसे भी। मैंने इसलिए कहा सीए को ऐसा क्योंकि मेरा जीएसटी जल्दी बन जाए और मैं अपना काम जल्दी से स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि जीएसटी बनने में बहुत देर हो जाती है। हाँ, और मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि जीएसटी रिजेक्ट हो जाएगी कि सीए कुछ काम नहीं करेगा जल्दी। तो जीएसटी भी रिजेक्ट हो जाती है, मुझे पता था। तो मैंने सीए को कहा कि आपको जितना भी अमाउंट चाहिए 2000 या 3000 या 4000 आप ले लीजिए, लेकिन मेरा जीएसटी तुरंत बनवा के दे दीजिए। तो सीए ने जल्दी से काम स्टार्ट किया और मेरा जीएसटी 1 महीने में बन के आ गया। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैं अपना काम स्टार्ट की। तो जब मेरा जीएसटी बन गया तो मैंने फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बनाया। ना मेरे पास था प्रोडक्ट, ना मेरे पास था किसी का नंबर कि मैं जहां से कांटेक्ट कर पाऊँ। तो मैं सबसे पहले गई मार्केट, ऑफलाइन पता की। जैसे जैसे ये काम स्टार्ट किए तो मुझे बाकी और नॉलेज होती गई कि मैं कहाँ से सामान ढूंढ सकती हूँ और किस तरह से ढूंढ सकती हूँ, किस तरह से न्यू सेलर का नंबर भी पता कर सकती हूँ। तो मैंने ये सब किए। तो फिर मैं इंडिया मार्ट पे गई, फिर ऑफलाइन मार्केट पे गई, सदर मार्केट। आप तो पता है दिल्ली में मार्केट की कोई कमी ही नहीं है। तो मैं गई सदर मार्केट, चांदनी चौक, फिर मिनी सदर गई। वहाँ से मैंने प्रोडक्ट ढूंढे और अपने बिजनेस के लिए मैं लाई। फिर वहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट नंबर भी ले रखा था। स्टॉक में प्रोडक्ट चाहिए होता तो मैं कॉल कर देती और मेरे घर पे डिलीवरी हो जाता। तो मैं पोर्टर से भी सामान मंगवा लेती थी। लिस्टिंग मैंने फ्लिपकार्ट पे की जितना मैं कर सकती थी, तो मैंने किया। उसके बाद मेरे ऑर्डर 10-15
15 दिन में ऑर्डर आने लगे। तो मैं जीएसटी बन के तैयार हो चुका था। तो फिर मैंने अपने जीएसटी के साथ काम स्टार्ट की। अगर आप अपने काम के लिए सीरियस हो, अगर आप चाहते हो कि मैं ऑनलाइन काम से मैं अर्निंग करूं, तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है। जीएसटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मैं कहूँगी आप जीएसटी के साथ ही काम अपना स्टार्ट करें। आप कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करें? तो मेरा कहना है आप मीशो पे काम स्टार्ट करिए। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने फ्लिपकार्ट पे काम स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे फ्लिपकार्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और मुझे पता था कि मुझे फ्लिपकार्ट किस तरह से संभालना है। अगर आपको नहीं पता कि फ्लिपकार्ट पे काम कैसे करें तो आपका मीशो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप मीशो से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं और मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मीशो पे आप इसलिए काम स्टार्ट करिए ताकि आपके लिस्टिंग भी आसानी से हो सके। लिस्टिंग में आप करने का, अगर आप मीशो पे लिस्टिंग करते हो तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होती और आपको मीशो पे स्टॉक भी पता चलता रहेगा कि स्टॉक कितना है। अगर स्टॉक उठा, आप स्टॉक घटा या बढ़ा भी सकते हो और आप पेमेंट भी आसानी से चेक कर सकते हो कि आपके पेमेंट कब कब आता है और ऐड भी अच्छे से लगा सकते हो। मीशो पे ऐड लगाना भी बहुत इजी होता है, इसलिए मैं कहूँ आप मीशो से स्टार्ट करिए। फिर मैंने फ्लिपकार्ट से इसलिए स्टार्ट किया, मुझे बेसिक चीज़ें पता थी कि मुझे फ्लिपकार्ट में क्या क्या ज़रूरत होती है और किस तरह से काम संभाला जाता है। अगर आप फ्लिपकार्ट भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी और आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये था प्लेटफॉर्म चुनना कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। अगर आप न्यू सेलर हो तो बेस्ट चॉइस है मीशो। तो तीसरा पॉइंट है कि प्रोडक्ट कैसे चुने। तो मैं भी न्यू सेलर थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप न्यू सेलर हो तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चुने। अब वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपको मिलेगा कैसे? ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल होता है, तो वो अगर प्रोडक्ट पता चलेगा तो आप मार्केट में आसानी से ढूंढ पाओगे। इससे ये फायदा है, अगर वो ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है तो कस्टमर जल्दी डिमांड करेंगे और आपके जल्दी ऑर्डर आने के चांसेस है। और जब आपके ऑर्डर आएंगे तो आपका प्रॉफिट भी होंगे। जितने ज़्यादा ऑर्डर आएगा उतना ही प्रॉफिट होगा। तो ये तो था ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। अगर आप ये भी देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है कस्टमर के लिए, उसमें वो खास चीज़ें ध्यान दें। उस प्रोडक्ट में क्या है, उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए और प्राइस भी कम होना चाहिए कि ताकि आप खरीद सके और बहुत अच्छा दिखना चाहिए। तो ये सब प्रोडक्ट ढूंढने के चांस होंगे तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो एक तो मैंने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बताई और एक दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आप किस तरह से अपना प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। अब मैं ये बताऊंगी कि आप मार्केट में किस तरह से जाके और प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी हूँ। तो मैंने एक चैलेंज भी लिया था 30 डेज का, 30 प्रोडक्ट लाऊंगी और लिस्टिंग करूंगी। तो अब मैं वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो ये तो था प्रोडक्ट के बारे में। और मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में मार्केट की कोई कमी नहीं है। अगर आप कहीं पे रहते हो तो वहाँ पे मार्केट में पता कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है और कौन सा कस्टमर को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप वही प्रोडक्ट लीजिए अपने बिजनेस के लिए। चौथा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चौथा पॉइंट भी ज़रूर सुनिए। अगर आप ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये पॉइंट पूरा जानिए, तभी अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। तो चौथा पॉइंट है कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न कैसे कंट्रोल करें। जो न्यू सेलर होते हैं इसी में वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। वो किस तरह से जाते हैं, क्योंकि उनके रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि रिटर्न कैसे कंट्रोल करें। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके रिटर्न आते हैं बहुत सारे तो आप एक रिटर्न कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके कोरियर रिटर्न ज़्यादा आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोरियर रिटर्न आता है तो कोई बात नहीं,
कोरियर रिटर्न पे आपके कोई चार्जेस नहीं लगते, सिर्फ आपकी पैकिंग ही खराब होती है। लेकिन एक दो की कभी कभी कैंसिल भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, कोरियर रिटर्न आते हैं तो आने दीजिए। लेकिन कस्टमर रिटर्न नहीं, कस्टमर रिटर्न में ही बहुत सारे सेलर लॉस में चले जाते हैं, उनका बजट बिगड़ जाता है और उनका बिजनेस भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, वो हैंडल भी नहीं कर सकते। रिटर्न आने पे इनका इतना लॉस होता है कि उनकी एक प्रोडक्ट की प्राइस चली जाती है। एक तो आप समझिए, जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट करी तो मेरे भी रिटर्न आए, तो एक रिटर्न आए तो आप देखिए, जब मेरे एक रिटर्न आए और मेरा प्रोडक्ट का प्राइस था 160 रुपये और रिटर्न आया, उसमें मार्केट फीस कट गई मेरी 220। तो आप बताइए, 220 कट गए और जो मेरी 2 पैकेट डिलीवरी हुए थे लॉस में ही कन्वर्ट हो गया। तो आप जानिए कि जो 2 प्रोडक्ट में डिलीवरी हुआ एक रिटर्न के बराबर हुआ। आप इस तरह से समझिए कि अगर आपका 2 प्रोडक्ट डिलीवरी हो गया और अगर आपके एक कस्टमर रिटर्न आते हैं, जो 2 प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ है उसका प्रॉफिट आपका कस्टमर रिटर्न में कट जाएंगे और मार्केट फीस भी उसमें जब एक रिटर्न आता है तो 220 रुपये कटती है। तो आप देख सकते हैं एक रिटर्न आने के कितना बड़ा लॉस है। तो आप रिटर्न को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमर रिटर्न को, कि आप वो प्रोडक्ट लीजिए जो कस्टमर बहुत कम रिटर्न कर रहे हो, या आप ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए जो टूटने या डैमेज होने के कम चांस हो। इससे ये होगा कि अगर आपके रिटर्न आते हैं तो आपका सामान तो बचेगा एटलीस्ट, उसमें तो कुछ खराबी नहीं होगा। अगर आपका सामान भी टूट जाता है तो आपका जो सामान का प्राइस है वो भी आपका लॉस में ही चला जाता है। तो बताइए आपका बचा क्या? कुछ नहीं। अगर आप कस्टमर रिटर्न पे भी क्लेम डालते हो तो मिलते हैं सिर्फ आपके 20 या 50 रुपए, उसमें भी आपका कुछ कवर नहीं होगा। अगर आप न्यू सेलर है, ये सब ई कॉमर्स का काम स्टार्ट कर रहे हो, तब अगर आपके रिटर्न आते हो, अगर आप रिटर्न डालते हो, क्लेम डालते हो, तो आपका तो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस बिजनेस में पुराने होते गए तो आपका क्लेम एक्सेप्ट होना बंद हो जाएगा, आपका वो क्लेम अप्रूव ही नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आप न्यू सेलर हो तो रिटर्न पे आप ध्यान दीजिए। क्लेम भी कम मिलता है, क्लेम हर प्रोडक्ट में नहीं मिलता, कभी वो रिजेक्ट हो जाता है या कभी अप्रूव नहीं होता, प्रोसेस में ही रहता है, वो पता नहीं कितने महीनों कितने हफ्ते प्रोसेस में रहे, उसकी कोई गारंटी नहीं हो। तो वैसा प्रोडक्ट लीजिए जो कस्टमर रिटर्न आने के कम चांस हो, और वैसा प्रोडक्ट ढूंढिए, वो प्रोडक्ट ढूंढिए जिसपे नॉन रिटर्न एप्लीकेबल हो, कि ताकि कस्टमर रिटर्न ही ना करे। तो अगर आप कस्टमर रिटर्न पे कंट्रोल करते हैं तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। अगर कोरियर रिटर्न आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोरियर रिटर्न में आपके कुछ भी नहीं कटता, ना मार्केट फीस, बस आपकी पैकिंग खराब हो जाती है, बल्कि थोड़ी सी ही पैकिंग खराब होती है और कुछ नहीं, उसे खोल के आप फिर से पैक करके कस्टमर को भेज सकते हो। लेकिन कस्टमर रिटर्न पे आप कंट्रोल करिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अच्छी जानकारी जान सके और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी।